हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं विनोद कुमार। मैं आपको आज भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रपति होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, ये सब इस क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो पहला है कि जैसे भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों का वो सुप्रीम कमांडर होता है। मतलब तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। जो दोनों सेनाओं के जो, जैसे अब एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल है, नेवी का एडमिरल है और थल सेना प्रमुख है, वो सब का चुनाव वो राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति है उसके बारे में भारत के संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के योग्यता, चुनाव और महाभियोग का जिक्र किया गया है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, उसके बारे में भी बताएंगे इस क्लास में। तो राष्ट्रपति और भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भारतीय संसद है तो भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। तो संसद के सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के अभिन्न अंग में 3 सदन होते हैं ओके, ये याद रखने की बात है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है जो ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया। ओके, हमारे अगले वाला है कि भारत में राष्ट्रपति का भवन कहाँ है। तो भारत में राष्ट्रपति का भवन है वो दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है कि जो रायसेना की पहाड़ी है उसमें राष्ट्रपति का भवन स्थित है। उस भवन के सामने 3 किलोमीटर दूर इंडिया गेट बनाया गया है। ठीक है, जो भवन के सामने जो रोड है या सड़क है उसको हम राजपथ कहते हैं, जो 3 किलोमीटर लंबा है, वो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक है। और राष्ट्रपति भवन का निर्माण है वो एडमिन लुटियन ने करवाया है। और राष्ट्रपति भवन में टोटल 340 कमरे हैं। मतलब राष्ट्रपति भवन में टोटल कितने कमरे हैं? 340 कमरे। 340 कमरे में अकेले राष्ट्रपति रहते हैं। और अगला है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संविधान के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से? तो अनुच्छेद 52 हमको ये बताता है कि भारत में राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत एक गणराज्य देश है, गणराज्य देश में राष्ट्रपति होना जरूरी है। अनुच्छेद 53 बताता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है, कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पारित कर सकता है, नहीं कर सकता है, वीटो पावर भी होता है राष्ट्रपति के पास, इसके बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में जो निर्वाचन मंडल के बारे में बताएंगे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 है जिसमें निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसकी विधि किस प्रकार से होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, उसके बारे में बताया गया है। और अगला है कि अनुच्छेद 56 है जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये याद रखने की बात है। अनुच्छेद 57 है उसमें बताया कि राष्ट्रपति है उसको अगर दोबारा से चुनाव लड़ना है, जैसे राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दिया है और उसको वापस चुनाव लड़ना है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 58 है जिसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता होनी चाहिए वो हम आगे बताएंगे, थोड़े समय बाद में, हमारा अलग से टॉपिक है उसका, अनुच्छेद 58 के बारे में, तो हम आगे बता देंगे उसके बारे में। अनुच्छेद 60 है जो राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ में कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, ये सब अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। तो सबको पता है राष्ट्रपति को शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। ओके, अनुच्छेद 61 है वो है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाना। मतलब कि राष्ट्रपति जैसे अपने पद का गलत यूज कर रहा है तो उसको किस प्रकार से हटाया जाना जाता है, अपने जैसे 5 साल पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाना है, वो होता है महाभियोग। तो जो महाभियोग वर्ड है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज करते हैं। अनुच्छेद 62 है जिसमें कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता, कि राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है। तो राष्ट्रपति का पद आपको पता है एक तो 5 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है। एक कार्य, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है, बीच में उसकी मृत्यु हो गई तब भी पद खाली हो सकता है उसका, तो वो आगे हम बताएंगे आपको। अनुच्छेद 62 के बारे में अलग से टॉपिक है हमारा पूरा। अनुच्छेद 70 है वो बता रहा है कि संसद डिसाइड करेगी कि राष्ट्रपति को उन कार्यों से कैसे निर्वहन किया जाए। मतलब संसद है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर ये बताते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति को उनकी सेवा से कैसे, जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्रपति, उनको कैसे निर्वहन किया जाए। अनुच्छेद 52 है वो है क्षमादान की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति के पास कोई भी अपराध है उसको माफ़ करने की क्या होती है, पावर होती है। अगली टॉपिक है हमारा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, जैसे राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए,
तो सबसे पहले तो ये योग्यता है कि वो 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। तो उसकी आयु है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, उसकी आयु है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, मतलब दिवालिया उसने, अगर उम्मीदवार ने कर्जा ले रखा है पहले से ही, तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। और पागलपन भी नहीं होना चाहिए। अगला है कि उम्मीदवार है भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, जैसे कि दूसरे देश का के यहाँ बस जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मतलब क्या होता है कि संसद के दोनों सदन होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहले तो पार्टिसिपेट कौन करते हैं वो आगे बताऊंगा कि संसद में कि, तो राष्ट्रपति का जैसे जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, तो उम्मीदवार खड़ा होने से पहले 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो बताए कि हाँ ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार सही है, उसको खड़ा होना चाहिए। वो 50 व्यक्ति वो ये जो इनके हाँ में हाँ मिलाए, मतलब टोटल 100 व्यक्ति तो होने चाहिए जो उसके पक्ष में हो। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसी भी अन्य के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो भी बोला है मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चुनाव लड़ने से पहले वो किसी भी अन्य सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। हमारा अगला है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसी भी सदन का सदस्य तथा राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पद पर कार्यरत है तो राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उसे पद त्याग करना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा हो गया तो वो किसी भी सदन का उस टाइम पे उसको किसी भी, मतलब वही बात कि किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत, सीधी सी बात वो है कि किसी भी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति की शपथ ले रहा है तो उससे पहले उसको पद से त्याग देना पड़ता है। अब अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर और प्लस जो राज्य है उसकी विधानमंडल के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इसके में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के जो 2 सदस्य हैं, जैसे दो टोटल लोकसभा की सीटें होती हैं 245 है, राज्यसभा के 245 है इंडिया में। तो 245 में से 12 व्यक्ति है जो उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वो 12 व्यक्ति कौन होते हैं? वो 12 व्यक्ति जैसे किसी भी कला, स्पोर्ट्स, इनके क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छे होते हैं ना, उनको राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। तो इसलिए उनको भाग नहीं लेने देते, क्योंकि राष्ट्रपति खुद ही उनको मनोनीत करता है, तो वो राष्ट्रपति के फेवर में रहेंगे, इसलिए राष्ट्रपति इनके चुनाव में इनको पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगला है कि जैसे अभी लोकसभा है, तो लोकसभा में 545 सीट होगी, 545 में से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, उनका चयन भी राष्ट्रपति खुद ही करता है, तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ओके, तभी बताया देते राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसमें देखना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो, राज्य में विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल में टोटल 4033 एमएलए हैं अभी वर्तमान में। तो विधानमंडल में क्या होता है कि विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा 28 राज्यों की 28 राज्य की विधानसभा होगी। विधान परिषद क्या है, अलग अलग राज्य का, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। तो विधान परिषद 6 राज्यों में तो विधान परिषद के सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला है कि जैसे अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए क्या होता है कि एमएलए का वोट वैल्यू निकालते हैं। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कोई भी राज्य है उसकी टोटल जनसंख्या बट्टा, मतलब टोटल जनसंख्या में राज्य में कितने एमएलए हैं टोटल, उनका भाग दे देंगे और उनको 1/1000 से गुणा कर देंगे, मतलब 1000 से डिवाइडेड भी कर देंगे। तो जैसे तो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाती है। जैसे यूपी है, तो यूपी में एक एमएलए की वोट वैल्यू होती है 208। यूपी में टोटल 403 एमएलए हैं, तो टोटल वोट वैल्यू हो जाएगी यूपी की 83,829। तो टोटल एमएलए वोट वैल्यू हो जाएगी पूरी इंडिया में 5,43,241। अब जैसे संसद देश में संसद होती है, संसद में टोटल 776 एमपी है। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा में 545 होते हैं, लेकिन 543 ही पार्टिसिपेट करते हैं, 2 का बता दिया, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। राज्यसभा में
45 होते हैं, जिनमें 12 सदस्य वो राष्ट्रपति को मनोनीत करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो लोकसभा में, संसद में एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल एमएलए कितने हैं उनकी वोट वैल्यू है, जितने भी एमएलए हैं उनकी जैसे वोट वैल्यू 5,42,241 है, उसमें टोटल एमपी 776 का हम भाग दे देंगे तो 700 आएगी। तो टोटल एमपी वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 776 इंटू 700 बराबर 5,43,200। तो टोटल वोट वैल्यू हो जाएगी एमपी और एमएलए का 10,86,231। तो इस वोट वैल्यू के आधार पर ही जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिलता है वो राष्ट्रपति बनता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, दूसरा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, अभी देखो आप बता रहा हूँ अभी अगली क्लास में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4,809 वोट ही डाले जाते हैं। देश में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव अन्य चुनाव के मुकाबले थोड़ा जटिल है। जटिल तो होता है, सबको पता है कि हम भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, हम एक बैलेट पेपर यूज करते हैं। जो एमपी होते हैं उनके लिए वो पिंक कलर का होता है, जो एमएलए होते हैं उनके लिए ग्रीन कलर का होता है। बैलेट पेपर में क्या होता है कि उनका रैंक वाइज होता है, जैसे किस राष्ट्रपति को कितना नंबर देना। जैसे 2 राष्ट्रपति खड़े हुए चुनाव में, जैसे अभी मान लो एक ए और बी है, जैसे मैं आया, मैंने वोट दिया, मैंने ए को 1 नंबर का वरीयता क्रम दिया, बी को 2 नंबर का दिया, ठीक है। आगे वाला है जैसे 3 नंबर है, जैसे अगर वाला जैसे दूसरा बंदा है उसने 1 नंबर को 2 नंबर दिया, उसको 1 नंबर दिया, वरीयता था, मतलब वरीयता के क्रम में उनको वोट देते हैं। फिर उसके अगले वाले में क्या होता है कि दूसरा आया बंदा, उसने एक को 1 नंबर दिया और दूसरे को 2 नंबर दिया। तो जो पहला बंदा ए को 1 नंबर कितनी बार, 2 बार मिला, उसको 1 नंबर कितनी बार, 1 बार मिला। तो जिसका वरीयता मिल रहा है, जिसको 2 बार मिल रहा है, जैसे एक फर्स्ट बोला है, कोई 2 आदमी बोल रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, 2 वरीयता मिल रहा है, तो प्रथम मतदान में तो वो जीत गया। तो इस प्रकार वरीयता के क्रम के अनुसार उनका चुनाव होता है। ओके, तो हमारा अगला है, इसके बाद मैंने जो बता दिया वो ये कि संविधान के अनुच्छेद 54 में जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है, तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वोट द्वारा विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी बताया कि राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए और एमपी ही भाग लेते हैं, और प्रत्येक वोट की कीमत होती है। अभी जो बताया कि वोट की कीमत कैसे निकालते हैं, वोट वैल्यू, और संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। ये कीमत बता दिया मैंने कि जनसंख्या के अनुसार, उसमें जनसंख्या है, उसमें टोटल है, एमएलए का भाग दे देंगे, इंटू 1/1000 कर देंगे उनको। एमपी और एमएलए का वोट देने के लिए बैलेट पेपर का यूज करते हैं हम। अगला है कि पेपर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक वोट है, वो एक वोटर वो एक ही वोट देता है, पर वह सभी कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। ओके, या नहीं वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी पसंद कौन है। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं मौजूद होता है, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा, दूसरे कॉलम में उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि कौन सा को राष्ट्रपति बनाना है, कौन से को नहीं बनाना है। अगला है कि जैसे अभी राष्ट्रपति बनी थी, अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति का चुनाव में द्रौपदी मुर्मू है, वो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में कुल कितने वोटर्स थे, इसके बारे में बताना है। देखो, तो अभी राष्ट्रपति के चुनाव में 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सांसदों ने वोट दिए, और लोकसभा में 543 सदस्यों को अनुमति मिली थी। इसके अलावा सभी राज्यों में कुल 4,000 से ज़्यादा विधायकों को वोट डालने का अधिकार था। तो टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में 4,796 व्यक्ति ही पार्टिसिपेट किए, हालांकि इनकी सबकी वोट वैल्यू अलग अलग थी। अगला है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, जो आपको बताया था मैंने, कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ है वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। अभी एक बात हो रही है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये बात याद रखने की। राष्ट्रपति अपना पद त्याग करता है तो वो उपराष्ट्रपति को जाता है। उपराष्ट्रपति, उसके बारे में अभी आगे वाले में बताऊंगा, अनुच्छेद 62 है, तो अभी आगे थोड़ी देर बाद में उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से। कि राष्ट्रपति के चुनाव उम्मीदवार का नॉमिनेशन, कि जैसे 2 बंदे हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ए और बी, तो उनका जो नॉमिनेशन है वो चुनाव होने से 2 महीने पहले ही उनको नॉमिनेशन भरना होगा, ठीक है। तो 60 दिन पहले ही भरा जाता है। हमारा अगला है कि प्रेसिडेंट ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिया, कि भारत में अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं, टोटल उनका सबका लिस्ट है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो टोटल 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 1950 से लेकर 1962 तक। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय
जो उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 में। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और एक और था, उसका नाम याद नहीं है, उन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है कि जाकिर हुसैन है। अगर राष्ट्रपति बने तो जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन 1967 लेकर 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति है जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो उस समय उपराष्ट्रपति वी गिरी थे। तो वी गिरी ने 78 डेज के लिए तो वो उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद पता चला कि उपराष्ट्रपति तो खुद ही पद के लाभ, तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो उनको बोला कि मैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकता, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया। उपराष्ट्रपति त्याग दिया तो उपराष्ट्रपति कोई नहीं, न तो राष्ट्रपति रहा न कोई उपराष्ट्रपति रहा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला है, तो उनको 35 दिन के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये जोड़ तगड़ा हुआ है यहाँ पे। जोड़ में क्या हुआ है कि जैसे एक राष्ट्रपति कार्यकाल में 5 राष्ट्रपति, 3 व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए थे। जैसे पहले हमारा जाकिर हुसैन था, तो जाकिर हुसैन की मौत होने के बाद वी गिरी बने। वी गिरी ने सोचा कि मैं तो उपराष्ट्रपति हूँ, तो अगर चुनाव होंगे अगर राष्ट्रपति के, तो मैं तो मेरे पद पे कार्यरत हूँ, तो मेरे को तो चुनाव लड़ने नहीं जाएगा। तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया। अब उपराष्ट्रपति पद त्याग दिया तो वो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे और राष्ट्रपति भी नहीं बने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस समय राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद वी गिरी है, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और भारत के राष्ट्रपति बने। वी गिरी है वो 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति थे। किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। उसके बाद बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति बने। इनकी भी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति थे BD जेडी, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल के दौरान ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। उनके बाद अगला राष्ट्रपति हमारा नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 1982 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे। ये बीजेपी से संबंधित थे, भारतीय जनता पार्टी से, और भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बने, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया। अगले राष्ट्रपति हमारे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह है वो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अब पॉकेट वीटो क्या होता है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। पॉकेट वीटो में मतलब सीधा सा होता है कि जैसे संसद ने कोई बिल दिया, राष्ट्रपति उसको अपने पॉकेट में रख लिया, राष्ट्रपति ने उसको न तो मतलब अपने पॉकेट में रख लेता है और उसको भूल जाता है, वही होता है पॉकेट वीटो। मतलब कुछ ही बिल को टाइम पे पास नहीं करना, सीधी सी बात है, वो पॉकेट वीटो होता है। उसके बाद बने थे रामास्वामी वेंकटरमन, जो 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये उन्होंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, इसलिए इनके बारे में इतना नहीं बताया गया है। उनके बाद शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से 1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। उनके बाद में रहे KR नारायण, जो 1997 से 2002 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे। तो KR नारायण के राष्ट्रपति के काल के समय ही भारत में परमाणु परीक्षण किए गए थे। उनके बाद APJ अब्दुल कलाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति, भारत के सबसे फेवरेट राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति बने और किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे। उनकी बुक है द विंग्स ऑफ फायर, बड़ी अच्छी बुक है APJ अब्दुल कलाम की। ये एक साइंटिस्ट थे। तो भारत के सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके बाद भारत की राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, और राष्ट्रपति के राजस्थान राज्य की पहले राज्यपाल भी रह चुकी है। उसके बाद बने थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक रहे हैं। इसमें 2027 है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है थोड़ी। तो 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रही। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, जो अभी थोड़े दिन पहले 25 जुलाई को उन्होंने पद से
त्याग दिया, उनका मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया था, त्याग किया। तो रामनाथ कोविंद वो 2017 से 2022 तक रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। वो बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। तो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी तो कौन सी जनजाति से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू संथाली जनजाति से बिलोंग करती है। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू की अभी जो करंट है वो यही है कि भारत के अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। वो किस राज्य की राज्यपाल थी? पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। अभी जो हाल ही में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मेन इंपॉर्टेंट इसी से बनेंगे। और अगला है कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, कि राष्ट्रपति का पद खाली कब होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो यह मैं आर्टिकल 62 में बताया गया। तो मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आपको आगे बढ़ाऊँगा, वो आगे है कि राष्ट्रपति का पद खाली कब होगा। तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा जब जैसे राष्ट्रपति बना, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना ज़रूरी है। अगला है कि उसके त्याग देने पर, जैसे अपने कार्य, जैसे वो राष्ट्रपति बन रहा है, अपनी ड्यूटी अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से त्याग कर दिया, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तीसरा है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर, कि संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लागू करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। चौथा है कि मृत्यु होने पर, पद के कार्यकाल के दौरान ही मौत होने पर भी राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। पाँचवा है कि हमारा निर्वाचन गलत साबित होने पे, जैसे जिस टाइम पे चुनाव आता उस टाइम पे वो किसी भी पद पर कार्यरत नहीं हो या नहीं हो, हमको क्या पता। इसलिए उसने झूठा बोला हो कि नहीं मैं किसी भी पद पर साबित नहीं हूँ, और कोई आके बोलते नहीं हो तो वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, तो भी निर्वाचन गलत साबित हो सकता है। इसका ये हुआ, निर्वाचन गलत साबित होने का मतलब हुआ कि चुनाव हो गया, राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो वहाँ पे भी काम करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो चुनाव क्या होता है, गलत साबित होने पर भी उसको पद खाली हो सकता है, उनको पद से हटा दिया जाता है। तो उस समय जो अगर जैसे कि कोई राष्ट्रपति है, वो 2 साल तक राष्ट्रपति रह गया, उसके बाद उसका पता चला, उसके भंडाफोड़ के बारे में पता चला उसके बाद, तो क्या जो 2 साल तक जितने भी कानून बनाए हैं वो कानून सभी लागू होंगे या नहीं होंगे? वो सभी कानून लागू होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कानून नहीं बनाता है, राष्ट्रपति सिर्फ कानून बनाने पे क्या तो साइन करता है। तो कानून है वो संसद के सभी सदस्य मिलकर बनाते हैं। ओके, तो इसलिए क्या होगा कि जो कानून बन गया वो कानून वैध होगा। तो राष्ट्रपति का पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में बताई गई है। महाभियोग शब्द है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, वो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी अगर हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी अगर पद से हटाना है, तब भी प्रक्रिया सेम है, लेकिन उसको हम महाभियोग नहीं बोलते, उसका अलग नाम है। तो महाभियोग शब्द है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया जाता है। तो महाभियोग शब्द का मतलब है कि पद से हटाना। महाभियोग प्रस्ताव रखने के लिए क्या क्या, देखो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जैसे अब संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा के सदस्यों में से क्या होती है, उन्होंने बोला कि नहीं ये राष्ट्रपति सही नहीं है, हम इनको हटाना चाहते हैं। अब पहले तो कि महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाता है राष्ट्रपति के ऊपर। जैसे कि राष्ट्रपति है किसी भी दूसरे देश के प्रभाव में आ गया, जैसे भारत के राष्ट्रपति अभी है, वो बोलेंगे नहीं बांग्लादेश के प्रभाव में आ गए, वो बांग्लादेश को फ्री में कुछ दे रहे हैं, तो क्या है कि संसद के सदस्य तभी उनको महाभियोग की प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, तब भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। तो संसद के दो सदन होती है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए क्या क्या है, जैसे लोकसभा में से जैसे महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की लोकसभा के सदस्यों ने, तो जितने जैसे महाभियोग के लिए क्या होता है कि जब प्रस्ताव स्टार्ट करने से पहले लोकसभा के सदस्यों का 25% यानी 1/4 भाग को लिखित रूप से वो हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ इस राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। तो 25% लोगों जो सांसद या सदस्य हैं वो बोलने चाहिए कि हाँ ये राष्ट्रपति सही नहीं है,
इनको पद से हटाना है। उसके बाद क्या होगी, 25% हस्ताक्षर कर दिए। वो संसद के किसी भी सदन द्वारा हो सकता है, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा ये किया जा सकता है 25% वाला। उसके बाद जिस सदन ने किया है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन ने किया है, उस सदन के 2/3 व्यक्ति इसको 2/3 व्यक्ति इसको पारित करने के लिए बोले, हाँ बोले 2/3 व्यक्ति और बोले हाँ ये सही है, राष्ट्रपति गलत है, तो 2/3 व्यक्तियों का और 2/3 व्यक्ति और उनके पक्ष में हो जाए, वो तो हो गया। तो उन्होंने उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कि प्रस्ताव को जो पारित करने के लिए 2/3 व्यक्ति और बोल देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति जी है वो सही नहीं है, उनको पद से हटाना है। तो 2/3 बहुमत के प्रस्ताव को, 2/3 बहुमत है, उसके बाद वो राष्ट्रपति को नोटिस भेजते हैं। तो संसद का कोई भी सदन है जिससे हुआ है, वो राष्ट्रपति को नोटिस भेजता है कि हाँ जी हमने आपको पद से हटाने के लिए प्रक्रिया पूरी की है, आपको हम 14 दिन का टाइम देते हैं। मतलब 14 दिन के लिए नोटिस भेजते हैं कि हम आपको 14 दिन का टाइम देते हैं, आपको 14 दिन में जो करना है कर सकते हैं। जैसे अभी लोकसभा है तो आप राज्यसभा में जाके विनती कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैंने जो भी किया है वो सही किया है, अपने देश के लिए किया है, ऐसे बता सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य आपका लिए आपको 2/3 वोटों से आपका जो जो प्रस्ताव वो पारित नहीं करेंगे, तो इसलिए आप राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाए जाएंगे। तो वो क्या है कि राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले ही इंटीमेट करते हैं, नोटिस भेजते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 14 दिन का टाइम होता है। उस टाइम पे राष्ट्रपति 14 दिन में क्या होता है, अपना कोई वकील भी कर सकता है और संसद में जाके समझा भी सकता है कि नहीं मैंने ये सही किया है, ऐसा नहीं किया, ये सही है, भारत के अपने देश के हिसाब से ये एकदम सही है, अपने देश के लिए किया है मैंने। तो इसके लिए उसको टाइम दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, अगर 14 दिन में राष्ट्रपति गए दूसरे सदन में गए, उसको जैसे राज्यसभा के सदन को मना लिया, तब तो वो राष्ट्रपति पद से नहीं हटेंगे। तो उन्होंने उनके अब क्या होगा उधर से फिर क्या है कि लोकसभा के सदस्यों ने जो प्रस्ताव वो राज्यसभा के सदस्यों को भेजते हैं। तो एक सदन से नहीं होता है, दोनों सदनों से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों में जैसे ही वो जाता है, तो राज्यसभा के सदस्य में 2/3 लोग हैं, वो भी इस प्रस्ताव को पारित करनी चाहिए। तभी अगर वो प्रस्ताव को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया यही होती है कि अगर 2/3 लोगों ने भी, राज्यसभा के 2/3 लोगों ने भी अगर प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। जिस तिथि से प्रस्ताव पारित हुआ है उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो उसके बाद अगर उन्होंने 2/3 लोगों ने प्रस्ताव पारित नहीं किया तो वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, और पारित कर दिया तो अपने पद से हट जाएंगे। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। हमारा